हेलो डियर स्टूडेंट्स, स्वागत है आपका। अपने कर रहे थे चैप्टर मानव का रक्त परिसंचन तंत्र, जिसमें अपने आज अपना ह्यूमन हार्ट जो है मानव हृदय, उसकी बाह्य संरचना और आंतरिक संरचना ये डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो देखिए सबसे पहले अगर अपने बात करें मानव हृदय की बाह्य संरचना की, एक्सटर्नल स्ट्रक्चर ऑफ ह्यूमन हार्ट, इसमें सबसे पहले कुछ इंपॉर्टेंट बातें इसकी स्थिति को लेकर, शेप को लेकर वो अपने जानना जरूरी है। इसका वजन कितना होता है मेल्स के अंदर, फीमेल के अंदर, उसके बाद अपने इसको डिटेल में आगे इसकी आंतरिक संरचना को डिस्कस करेंगे। ठीक है, देखिए सबसे पहले अगर बात करें तो इसकी जो उत्पत्ति है, इसका जो निर्माण है वो मीजोडर्मल होता है। मीजोडर्म आप जानते हैं 3 तरह के जनस्तर होते हैं भ्रूण में जब अंगों का विकास होता है, एक्टोडर्म, मीजोडर्म और एंडोडर्म। तो इसका निर्माण जो है वो कौन सी जर्म लेयर से होता है? मीजोडर्म से होता है। ठीक है, अगर इसकी शेप की बात करें, आकृति की बात करें, तो ये मनुष्य की बंद मुट्ठी के आकार का, जैसे अपने मुट्ठी ऐसे बंद कर लें तो इस प्रकार की इसकी शेप होती है, जिसमें ऊपर वाला भाग जो है ये ब्रॉड होता है, चौड़ा होता है, जबकि नीचे से जो भाग है वो संकरा होता है। यानी आप ये कह सकते हो कि ये त्रिकोणाकार होता है। शेप में ह्यूमन हार्ट जो है वह त्रिकोणाकार होता है, या आप लिख सकते हो मनुष्य की बंद मुट्ठी के आकार का। ठीक है, तो इस प्रकार की इसकी शेप होती है। बात करें इसके वजन की, वेट कितना होता है, तो ये वेरी करता है मेल्स के अंदर एंड फीमेल के अंदर। मेल के अंदर इनका वेट जो है ह्यूमन हार्ट का वो 280 ग्राम से लेकर 340 ग्राम तक होता है, जबकि फीमेल के अंदर इसका वेट जो है वो 240 ग्राम से लेकर 280 ग्राम तक होता है। ठीक है, तो ये कुछ बातें हैं जो अपने को पता होनी चाहिए। अब बात करें इसकी स्थिति की कि ये पाया कहाँ जाता है। देखिए जब मैंने आपको ह्यूमन रेस्पिरेटरी सिस्टम कराया था तो वहाँ आपको जो डायग्राम बना था तो आपको कुछ याद होगा, इस प्रकार का डायग्राम बनाया था वहाँ पर अपने। ये वाला, और इसके नीचे जुड़ा होता है डायफ्राम। तो ये अपना जो है ये लेफ्ट लंग्स है, बायां फेफड़ा है, और ये जो है ये राइट लंग्स है। तो मैंने आपको यहाँ एक स्ट्रक्चर बताई थी जिसके बारे में आपने लिखा था कार्डियक नोच, और ये जो था ये वक्ष गुहा। तो ह्यूमन हार्ट जो है वो इस कार्डियक नोच के अंदर यहाँ पर फिट रहता है। तो स्थिति आप बता सकते हो इसकी, क्या लिखोगे आप ये लिखोगे कि ये वक्ष गुहा में थोड़ा बाईं ओर, क्या लिखोगे? वक्ष गुहा में थोड़ा बाईं ओर, वक्ष गुहा में थोड़ा बाईं ओर। इसको फुफ्फुसीय मध्यावकाश भी कहते हैं। कार्डियक नोच वाला जो ये क्षेत्र है इसको फुफ्फुसीय मध्यावकाश, यानी दोनों फुफ्फुसों के बीच का जो मध्य में जो अवकाश है, तो थोड़ा बाईं ओर कार्डियक नोच, इसको इंग्लिश में भी लिख लेना, कार्डियक नोच में फिट होता है। ठीक है, तो ये इसकी कुछ बेसिक बातें हैं मानव हृदय की बाह्य संरचना से रिलेटेड जो अपने को पता होनी चाहिए। एक एक करके फिर से, इसकी उत्पत्ति जो है वो मीजोडर्मल होती है, शेप जो है वो त्रिकोणाकार या मनुष्य की बंद मुट्ठी के आकार का होता है। इसका वजन जो है वो मेल के अंदर 280 ग्राम से 340 ग्राम तक होता है, जबकि फीमेल के अंदर 240 ग्राम से 280 ग्राम तक होता है। ठीक है, स्थिति पाया कहाँ जाता है? ये हमारा जो दोनों फेफड़े हैं उनके बीच का जो मध्य अवकाश होता है, यानी वक्ष गुहा में थोड़ा बाईं ओर, वहाँ पर ये जो बायां फेफड़ा है उसके यहाँ पर एक कार्डियक नोच, यानी थोड़ा सा इस प्रकार अंदर की ओर ये घुमाव पाया जाता है, और इस स्थान को कहा जाता है कार्डियक नोच, और यहाँ पर ये स्थित होता है हमारा हार्ट। ठीक है, यानी बाईं ओर थोड़ा होता है मध्य रेखा के। ठीक है, तो ये कुछ बातें थी जो अपने को पता होनी चाहिए मानव हृदय की बाह्य संरचना से। अब सेकंड थिंग अगर अपने बात करें ह्यूमन हार्ट की वॉल की, कि मानव हृदय के ऊपर कौन कौन सी वॉल्स जो हैं वो प्रेजेंट होती हैं, तो आइए अपने देखते हैं ह्यूमन हार्ट्स वॉल। वॉल ऑफ ह्यूमन हार्ट, यानी हृदय की भित्ति के ऊपर पाई जाने वाली जो स्तर है उनके बारे में अपन डिस्कस कर रहे हैं। ठीक है,
अब देखिए, मैंने आपको बताया कि हमारा जो हृदय है वो थोड़ा इस प्रकार बाईं ओर झुका हुआ होता है, त्रिकोणाकार होता है। अगर अपने इसकी भित्ति की बात करें, हृदय की जो दीवार है उसकी बात करें, तो ये दीवार 3 स्तरों की बनी होती है, 3 लेयर्स की बनी होती है। ठीक है, सबसे बाहर की ओर जो दीवार है, सबसे बाहर की ओर जो इसमें परत है, उसको कहा जाता है एपिकार्डियम। हिंदी में इसको बोलते हैं बाह्य हृदय स्तर। ओके, सेकंड नंबर जो बीच में होता है इसे कहा जाता है मायोकार्डियम, या इसको पेशी हृदय स्तर भी बोलते हैं। यह पेशियों से बना होता है, मसल से बना होता है, मोटा स्तर है ये। ठीक है, तीसरी जो सबसे अंदर की ओर परत पाई जाती है वो है एंडोकार्डियम, इसको अंतः हृदय स्तर भी कहा जाता है। ठीक है, अब इसको ये जो लेयर्स हैं इन पे हृदय की भित्ति में, इसको अपने डायग्राम से देखते हैं। ठीक है, देखिए सबसे पहले जो अंदर की ओर लेयर होगी, जिसको आपने क्या नाम दिया, एंडोकार्डियम। ये जो लेयर है ये सबसे अंदर की ओर है। अपने क्या बना रहे हैं, अपने अंदर से बाहर की ओर जो इसकी वॉल में लेयर्स प्रेजेंट होती हैं उनकी बात कर रहे हैं। तो सबसे अंदर की ओर जो है उसको कहा जाता है एंडोकार्डियम। ओके, इसके बीच में यानी इसके नीचे पेशियों से बनी हुई, मसल से बनी हुआ मोटा स्तर पाया जाता है। इस मोटे स्तर को कहा जाता है, जो पेशियों से बना होता है, इसका नाम है मायोकार्डियम। ओके, और इसके नीचे जो स्तर पाया जाता है उसको कहा जाता है एपिकार्डियम। यानी सबसे बाहर की ओर जो स्तर है वो क्या कहलाता है, एपिकार्डियम कहलाता है, या बाह्य हृदय स्तर बोलते हैं। अब ये जो बाह्य हृदय स्तर है बच्चों, ये खुद 2 परतों का बना होता है, जिसमें से एक है सीरस पेरिकार्डियम और दूसरी जो है वो है फाइब्रस पेरिकार्डियम। ये फाइब्रस पेरिकार्डियम जो है ये सबसे बाहर की ओर होगा, जबकि ये सीरस पेरिकार्डियम जो है ये इस फाइब्रस पेरिकार्डियम के अंदर की ओर पाया जाएगा। कैसे, देखिए सबसे बाहर की ओर जो स्तर है, जो रेशों से बना हुआ है, उसे कहा जाता है फाइब्रस पेरिकार्डियम। ओके, अब ये जो सीरस पेरिकार्डियम है ये खुद 2 लेयर्स का बना है। फिर से आगे, जिसमें से एक जो अंदर की ओर लेयर है उसका नाम है विसरल पेरिकार्डियम, और जो बाहर की ओर है उसको कहा जाता है पेराइटल पेरिकार्डियम। अब इसको ध्यान से देखना, सबसे अंदर की ओर एंडोकार्डियम, उसके बाहर मायोकार्डियम जो बीच का मोटा स्तर है। अब अपने कर रहे हैं एपिकार्डियम। एपिकार्डियम खुद कितनी लेयर्स का बना हुआ है, 2 लेयर्स का बना हुआ है। एक है सीरस पेरिकार्डियम और दूसरा है फाइब्रस पेरिकार्डियम। बिल्कुल जो बाहर है वो तो है फाइब्रस पेरिकार्डियम। अब ये जो बीच का एरिया है ये किसका है, ये सीरस पेरिकार्डियम का है। सीरस पेरिकार्डियम में मैंने फिर कहा 2 लेयर्स का बना है, जिसमें से एक है विसरल पेरिकार्डियम और एक है पेराइटल पेरिकार्डियम। देखो बच्चों, इनके नाम आपको इंग्लिश में याद रखने होंगे, ये हिंदी में नाम इनके बड़े अजीब से होते हैं। आपको नोट्स में मैं लिख दूंगा नाम, अगर आप याद करना चाहो तो वैसे कर लेना, कोई दिक्कत नहीं है। ये मत सोचना कि सर हिंदी मीडियम को इंग्लिश मीडियम में कैसे करवा रहे हो, तो इसकी टेंशन मत लेना। मैं आपको इनके नाम ढूंढ कर गूगल वगैरह से तो मैं हिंदी में लिख दूंगा, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन ये इंग्लिश में ईजी नाम है तो ये याद कर लेना आप। ठीक है, अब देखिए जो सीरस पेरिकार्डियम है वो उसका विसरल पेरिकार्डियम कहाँ है और पेराइटल पेरिकार्डियम कहाँ है। ये जो मायोकार्डियम है इसके बिल्कुल बाहर की परत, इस मायोकार्डियम के बिल्कुल बाहर की जो परत है, ये वाला जो स्थान है, इसको कहा जाता है क्या, विसरल पेरिकार्डियम। विसरल पेरिकार्डियम। ओके, इस विसरल पेरिकार्डियम के ये वाला जो विसरल पेरिकार्डियम, इसको रेड से मैं कर रहा हूं, ये विसरल पेरिकार्डियम के जो बाहर
और फाइब्रस पेरिकार्डियम के अंदर वाला जो भाग होता है इसको कहा जाता है, ये जो मोटा स्तर है इसको कहा जाता है पेराइटल पेरिकार्डियम। अब देखिए सारी लेयर्स के बारे में फिर से। सबसे अंदर की ओर एंडोकार्डियम, ये जो मोटा स्तर पेशियों से बना हुआ है ये मायोकार्डियम। ये मायोकार्डियम वाली जो लाइन है ये वाली ब्लैक और ये वाली जो रेड है, इसके बीच का जो एरिया है ये कहलाता है विसरल पेरिकार्डियम। इस विसरल पेरिकार्डियम के बाहर वाला जो भाग है ये वाला, ये कहलाता है पेराइटल पेरिकार्डियम। अब आप देख रहे होंगे कि विसरल पेरिकार्डियम और पेराइटल पेरिकार्डियम के बीच ये वाला जो स्पेस है ये खाली है। इस खाली स्पेस को जो विसरल पेरिकार्डियम और पेराइटल पेरिकार्डियम के बीच में पाया जाता है इसको कहा जाता है पेरिकार्डियल कैविटी या पेरिकार्डियल गुहा। पेरिकार्डियल को हिंदी में बोलते हैं हृदयावरणी, तो इसका नाम हो जाएगा हृदयावरणी गुहा। इस हृदयावरणी गुहा में एक द्रव भरा रहता है जिसको कहा जाता है पेरिकार्डियल फ्लूइड। इसकी मात्रा मानव हृदय में लगभग 14 से 15 ml होती है। किसमें भरा हुआ है? ये पेरिकार्डियल कैविटी के अंदर। और इसका काम क्या है? ये मानव हृदय को जब संकुचन करता है हृदय, तो दूसरे अंगों से उसका घर्षण ना हो, इससे उसकी सुरक्षा करता है। बाहरी आघातों से भी ह्यूमन हार्ट की सुरक्षा करता है। मानव हृदय को मॉइस्चराइज करने का, नम बनाए रखने का भी ये काम करता है। तो ये कुछ काम है इसके पेरिकार्डियल फ्लूइड के या परिहृदयावरणी द्रव के, तो ये आपको पता होने चाहिए। पहला काम बाह्य आघातों से सुरक्षा करना, मानव हृदय को संकुचन के समय घर्षण से बचाना आदि, इतना सफिशिएंट है याद करना आपके लिए। ठीक है, तो ये भित्तियां हैं किसकी? वॉल ऑफ ह्यूमन हार्ट, यानी मानव हृदय में ये भित्तियां पाई जाती हैं। मेनली 3 हैं, एपिकार्डियम, मायोकार्डियम, एंडोकार्डियम, जिसमें एंडोकार्डियम सबसे अंदर वाली भित्ति है, मायोकार्डियम बीच की है पेशियों से बनी हुई, सबसे बाहर की एपिकार्डियम जो खुद 2 लेयर्स की बनी है, सीरस पेरिकार्डियम और फाइब्रस पेरिकार्डियम, जिसमें से सीरस पेरिकार्डियम 2 फिर लेयर की बनी है, विसरल पेरिकार्डियम और पेराइटल पेरिकार्डियम। और विसरल पेरिकार्डियम और पेराइटल पेरिकार्डियम के बीच का खाली स्थान जो है उसको क्या नाम दिया आपने? उसको आपने कहा है पेरिकार्डियल कैविटी, और उसमें जो द्रव पाया जाता है उसको बोलते हैं पेरिकार्डियल फ्लूइड। ठीक है, तो ये है मानव हृदय की भित्तियां। ये आपको ये एजिट जो है वो याद होनी चाहिए। ठीक है बच्चों, अब अपने अब अपनी बुक के अंदर जो लिखा हुआ है वो ये लिखा है कि मानव हृदय के ऊपर 2 आवरण पाए जाते हैं जिनको पेरिकार्डियम बोलते हैं, और उनके आवरणों के बीच में द्रव भरा रहता है जिसको पेरिकार्डियल द्रव कहा जाता है। तो वो किन की बात कर रहा है? वो विसरल पेरिकार्डियम और पेराइटल पेरिकार्डियम की बात करता है। जिसके बीच में जो द्रव भरा हुआ है उसको पेरिकार्डियल फ्लूइड कहते हैं, जिसकी मात्रा 15 ml होती है। और उसके बाद में अपनी बुक लिखती है कि मानव हृदय की भित्ति खुद 3 स्तरों की बनी होती है, जिसमें एपिकार्डियम, मायोकार्डियम और एंडोकार्डियम। तो ये जो डायग्राम है और ये इतना लिखा हुआ है, इससे आपको सारा का सारा वो मैटर जो है वो आसानी से समझ आ जाएगा। ठीक है बच्चों, हृदय की आंतरिक संरचना, मानव हृदय की आंतरिक संरचना के अंदर ये जो आपको सामने डायग्राम दिख रहा है ये एक हाइपोथेटिकल डायग्राम है, काल्पनिक है। मतलब आप ये समझ सकते हो कि ये इसलिए बनाया गया क्योंकि अगर आपको दिमाग में इसकी तस्वीर बन जाएगी, अच्छी इमेज बन जाएगी, तो आप ह्यूमन हार्ट की इंटरनल स्ट्रक्चर से रिलेटेड कोई भी बात ऐसी नहीं होगी जो आपके समझ नहीं आएगी और हमेशा आपके याद रहेगी अगर ये डायग्राम आप याद कर लेते हो। एग्जाम के अंदर जब क्वेश्चन आता है तो जो डायग्राम मेरे नोट्स में आपको बना हुआ मिलेगा इंटरनल स्ट्रक्चर का, आपको वो ड्रॉ करना है, उसकी प्रैक्टिस करनी है। आपने एक बार जब ये अपना थोड़े चैप्टर हो जाएंगे उसके बाद जो मेन डायग्राम है आपको उसकी भी मैं प्रैक्टिस करवा दूंगा कि डायग्राम ड्रॉ कैसे करते हैं। बोर्ड पर ही उसकी वीडियो मिल जाएंगी आपको, तो आप इजीली वहां से देख लेना, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन ये जो डायग्राम है ये आपको ह्यूमन हार्ट की इंटरनल स्ट्रक्चर को समझने में हेल्प करेगा। तो देखिए शुरू करते हैं अपने। सबसे पहली बात आप छोटी क्लासों से जानते हैं कि ह्यूमन जो हार्ट है वो 4 कक्षीय होता है, जिसमें ऊपर वाले 2 कक्ष जो हैं वो अलिंद होते हैं और नीचे वाले जो दोनों कक्ष हैं वो क्या कहलाते हैं? निलय कहलाते हैं। तो ये वाला जो है ये दायां आलिंद है, ये बायां आलिंद, ये दायां निलय
और ये वाला बायां निल्य। अब आप देखिए ऊपर वाले दोनों आलिंद हैं और नीचे वाले दोनों निल्य हैं। दोनों आलिंदों को नीचे वाले पार्ट जो दोनों निल्य हैं उनसे अलग कर रही है कि ये वाली लाइन ब्लैक कलर में दिख रही होंगी, इसको कहा जाता है कोरोनरी सल्कस। यानी आलिंदों और निल्यों को अलग करने वाली जो रेखा है वो क्या कहलाती है? कोरोनरी सल्कस बोलते हैं इसको। ठीक है। अब अगली बात, दाएं आलिंद को बाएं आलिंद से अलग करने वाली जो रेखा है इसको कहा जाता है, दोनों आलिंदों को अलग करती है तो ये कहलाती है अंतर आलिंद पट। अब इसकी अंतर आलिंद पट की खास बात ये है कि ये थोड़ी बाएं आलिंद की ओर होती है, तो इसका मतलब बायां आलिंद छोटा होता है किसके कंपैरिजन में? दाएं आलिंद। यानी आकार में दायां आलिंद बड़ा होता है और बायां आलिंद जो है वो क्या होता है? छोटा होता है। तो ये आपको पता होना चाहिए। ठीक है। अब अगली बात, दोनों निल्यों को, दाएं निल्य और बाएं निल्य को जो अलग करती है ये वाली, इसको कहा जाता है अंतर निल्य पट। आलिंदों को अलग करने वाली अंतरालिंद पट थी और निल्यों को अलग करने वाली अंतर निल्य पट। ये अंतर निल्य पट जो है ये थोड़ी दाएं निल्य की ओर झुकी हुई होती है, तो दाएं निल्य की ओर झुकी है तो जो बायां निल्य है वो आकार में बड़ा होता है किसके कंपैरिजन में? दाएं निल्य के कंपैरिजन में। ठीक है। तो सीधी सी बात ये है अभी तक कि 4 कक्ष हैं, ऊपर वाले 2 आलिंद हैं, नीचे वाले 2 निल्य हैं। आलिंदों को जो अलग करती है वो अंतरालिंद पट है, निल्यों को जो अलग करती है वो अंतरनिल्य पट है, आलिंदों और निल्यों को जो अलग करती है उसको कोरोनरी सल्कस बोलते हैं। ठीक बात। बायां आलिंद जो है ये आकार में क्या है? छोटा है किससे? दाएं आलिंद से। बायां निल्य आकार में बड़ा है किससे? दाएं निल्य से। ठीक है। एक बात और, दाएं निल्य की और दाएं आलिंद की और बाएं आलिंद की जो भित्ति है वो पतली होती है थोड़ी, किसके कंपैरिजन में? निल्यों की भित्ति को कंपैरिजन में। निल्यों की भित्ति जो है वो क्या होती है? इसमें पेपिलरी पेशियां पाई जाती हैं, उसके कारण मोटी होती हैं। ये भी अपने आगे अभी डिस्कस करेंगे। फिर अपने जानते हैं कि मनुष्य के हृदय के दाएं भाग में, यानी कि जो राइट साइड है उसमें अशुद्ध रक्त बहता है, जबकि जो बायां भाग होता है उसमें शुद्ध रक्त बहता है। अब अशुद्ध रक्त दाएं भाग में कैसे आता है और बाएं भाग में शुद्ध रक्त जो है वो कैसे कैसे बाहर जाता है, तो इसके बारे में अब अपने डिटेल में डिस्कस करेंगे। देखिए कुछ संरचनाएं उससे पहले जो इनके बारे में संबंधित है अपने अब तक जो पढ़ा। अंतर आलिंद पट पर भ्रूणीय अवस्था में एक छिद्र पाया जाता है। इस छिद्र को कहा जाता है फोरामेन ओवेलिस। ये फोरामेन ओवेलिस जो है, अंडाकार खात जो है, ये भ्रूणीय अवस्था में पाई जाती है किस पर? अंतर आलिंद पट पर, जिससे दोनों ओर का जो रक्त है वो मिक्स होता रहता है जब तक हमारे फेफड़े प्रॉपर तरीके से काम नहीं करने लगते। लेकिन बाद में ये छिद्र जो है बंद हो जाता है, तब इसको कहा जाता है, इसका जब ये बंद हो जाता है तब इसको बोलते हैं फोसा ओवेलिस। फिर से सुनिए, अंतर आलिंद पट पर भ्रूणीय अवस्था में एक छिद्र पाया जाता है जिसको कहा जाता है फोरामेन ओवेलिस, और बाद में जब ये बंद हो जाता है तब इसको बोलते हैं फोसा ओवेलिस। ठीक है। अगली बात, दाएं आलिंद में 3 तरह की जो नलिकाएं हैं उनकी ओपनिंग होती है, फर्स्ट, सेकंड और थर्ड। इनके नाम सुनिए। पहली जो है इसको कहा जाता है सुपीरियर वेना कावा, अगर महाशिरा, सुपीरियर वेना कावा। ठीक है। सेकंड जो है इसको बोलते हैं कोरोनरी साइनस, कहाँ से रक्त लेके आती है मैं भी बताऊंगा आपको। थर्ड जो है इसको बोलते हैं इंफीरियर वेना कावा, निम्न महाशिरा। तो आप हिंदी में भी नाम लिख सकते हो इनको, सुपीरियर वेना कावा, कोरोनरी साइनस और इंफीरियर वेना कावा। अब देखिए सुपीरियर वेना कावा जो है ये हमारे हृदय से ऊपर के जो भाग हैं, यानी कि हमारे गर्दन से ऊपर का भाग, हमारे जो अगर बाजुएं हैं दोनों, यहाँ से अशुद्ध रक्त को लाकर डालती है किसके अंदर? दाएं आलिंद के अंदर। शरीर के अगर भागों से अशुद्ध, शिरा है, मैंने बताया अगर महाशिरा तो शिरा है तो हृदय की ओर अशुद्ध रक्त को लेके आएगी, तो ये हमारे शरीर के अगर भागों से अशुद्ध रक्त को लेकर डालती हैं किसके अंदर? दाएं आलिंद के अंदर। और वैसे भी बताया था कि दाएं भाग में जो रक्त होता है वो कैसा होता है? अशुद्ध होता है।
अब जहाँ ये खुलती आंखें दाएं आलिंद में, वहाँ इस पर एक कपाट पाया जाता है और इस कपाट को कहा जाता है यूस्टेकियन कपाट। यूस्टेकियन कपाट कहाँ पाया जाता है? इसमें सुपीरियर वेना कावा के दाएं आलिंद में खुलने के स्थान पर। ये काम क्या करेगा? ये इधर से तो रक्त को आने देगा अंदर, लेकिन वापिस ये नहीं जाने देता, तब ये बंद हो जाता है। ठीक है, फिर देखिए नीचे इंफीरियर वेना कावा, ये हमारे शरीर के जो लोअर पार्ट्स हैं, हृदय के नीचे के जो भाग हैं सारे, वहां से अशुद्ध रक्त को इकट्ठा करके लाकर डालती है किसके अंदर? दाएं आलिंद के अंदर। यहां पर भी एक कपाट पाया जाता है, ये वाला, और इसका भी क्या नाम है? इसका भी नाम सेम ही है। क्या कहते हैं इसको? यूस्टेकियन कपाट। तो यूस्टेकियन कपाट कहाँ पाया जाता है? सुपीरियर वेना कावा और इंफीरियर वेना कावा की दाएं आलिंद में जहां ओपनिंग होती है वहां पर पाया जाता है। काम क्या है? दाएं आलिंद से रक्त को वापिस सुपीरियर वेना कावा और इंफीरियर वेना कावा में जाने से रोकना इसका काम है। ठीक, अब बीच में रही कोरोनरी साइनस। कोरोनरी साइनस क्या करती है? हार्ट की जो खुद की वॉल है, यानी खुद की जो बीती है, क्योंकि हार्ट भी जो हमारा अंग है उसको भी रक्त चाहिए, शुद्ध रक्त चाहिएगा और अशुद्ध रक्त भी उसमें बनेगा जिसमें CO2 होगी। हार्ट की खुद की बीती से अशुद्ध रक्त को लाने का काम जो है वो कौन करती है? कोरोनरी साइनस करती है। इसकी ओपनिंग जब दाएं आलिंद में है तो यहां पर भी एक कपाट पाया जाता है। इस कपाट का नाम है थीबेसियन कपाट। तो अभी तक आपने दो तरह के कपाट पढ़े हैं। यूस्टेकियन कपाट कहाँ पाए जाते हैं? सुपीरियर वेना कावा की दाएं आलिंद में ओपनिंग पर, इंफीरियर वेना कावा की दाएं आलिंद में ओपनिंग पर। कोरोनरी साइनस की जहाँ ओपनिंग होती है दाएं आलिंद में, वहाँ पाया जाता है थीबेसियन कपाट। तो अपने अशुद्ध रक्त को भर चुके हैं अब किसके अंदर? दाएं आलिंद के अंदर, जिसमें से सुपीरियर वेना कावा तो ऊपर वाले पार्ट से ले आई और इंफीरियर वेना कावा नीचे वाले पार्ट से ले आई, और कोरोनरी साइनस जो है वो खुद हृदय की वॉल से इसको अशुद्ध रक्त को ले आती है। ठीक है, अब ये अशुद्ध रक्त जो है ये दाएं आलिंद से प्रवेश करेगा किसके अंदर? दाएं निल्य में। तो जब दाएं आलिंद से दाएं निल्य में जाएगा तो वहां पर भी छिद्र पाया जाएगा। यहां पर जो दाएं आलिंद से दाएं निल्य में रक्त को लाने के लिए छिद्र पाया जाता है, वहां पर भी एक कपाट पाया जाता है, वहां पर भी एक दरवाजा पाया जाता है जो रक्त को ऊपर से नीचे तो आने देता है लेकिन नीचे से वापस ऊपर नहीं जाने देता। दाएं आलिंद और दाएं निल्य के बीच जो कपाट पाया जाता है इसको कहा जाता है त्रिवलनी कपाट या ट्राइकस्पिड। इसकी शेप जो है वो कुछ ऐसी होती है। त्रिवलनी कपाट कहते हैं इसको। ठीक है, तो दाएं आलिंद और दाएं निल्य के बीच कौन सा कपाट पाया जाता है? त्रिवलनी कपाट पाया जाता है। ठीक है, तो दाएं आलिंद से अशुद्ध रक्त किस में आ गया? दाएं निल्य में आ गया। अब इस अशुद्ध रक्त को अपने क्या करना है? प्योर करना है। प्योर का मतलब है इसमें से CO2 निकालनी है और O2 रक्त के अंदर क्या करनी है? डालनी है। और आप ये अच्छी तरह जानते हो कि रक्त के अंदर CO2 निकालने और O2 डालने का काम हमारे फेफड़े करते हैं, फुफ्फुस करते हैं। तो यहाँ से एक बड़ी सारी ये वाली नलिका निकल रही है दाएं निल्य से, इसको कहते हैं फुफ्फुसीय कांड, या इसका नाम और भी है, इसको पल्मोनरी आर्च भी कहते हैं इंग्लिश में। पल्मोनरी आर्च लिख सकते हो आप इसको, क्योंकि ये हृदय से रक्त को लेके जा रही है। और किधर जा रही है भाई? ये जा रही है फेफड़ों की ओर, और हृदय से जो लेके जाती है तो उसको धमनी कहते हैं। तो इसको आप फुफ्फुसीय धमनी भी कह सकते हैं। लेकिन फुफ्फुसीय धमनी आगे ये दो नलिकाओं में विभक्त हो जाएगी, एक और ये दो, जिसमें से एक तो जाएगी हमारे लेफ्ट लंग्स को और एक जाएगी हमारे राइट लंग्स को, यानी एक दाएं फेफड़े को जाएगी और एक बाएं फेफड़े को। तो ये दो में बंट गई। कौन क्या नाम हुआ? दाईं फुफ्फुसीय धमनी, और एक का नाम हो जाएगा बाईं फुफ्फुसीय धमनी। अब यहाँ पर आपको यहाँ पर तीन ऐसे राउंड शेप के अंदर स्ट्रक्चर बनी हुई मिल रही होगी। ठीक है, ये क्या है? जब दाएं निल्य से रक्त भेजा जाएगा किसके अंदर? इस पल्मोनरी आर्च के अंदर, या फुफ्फुसीय कांड जिसको बोलते हैं, या फुफ्फुसीय धमनी जिसको बोलते हैं। जब इसमें डाला जाएगा तो रक्त इधर से इधर जाना चाहिए, वापस नहीं आना चाहिए। तो यहाँ पर भी एक दिशीय कपाट पाए जाते हैं, और ये कपाट जो है ये अर्धचंद्राकार शेप के अंदर होते हैं। इनको कहा जाता है अर्धचंद्राकार कपाट।
इंग्लिश में बोलते हैं सेमी ल्यूनर वॉल्व, SLV लिख सकते हो आप। ठीक है, कहाँ पाए जाते हैं सेमी ल्यूनर वॉल्व? फुफ्फुसीय कांड या पल्मोनरी आर्च या फुफ्फुसीय धमनी जो है उसकी ओपनिंग जो किसके अंदर है? दाएं निलय के अंदर है। वहां पर पाए जाते हैं 3 अर्धचंद्रा कपाट, 3 अर्धचंद्राकार कपाट पाए जाते हैं, जो रक्त को, अशुद्ध रक्त को इसके अंदर तो जाने देते हैं, वापिस आने से क्या करते हैं? रोकने का काम करते हैं। अब अपना जो अशुद्ध रक्त था वो किस में चला गया? फुफ्फुसीय कांड के द्वारा हमारे फेफड़ों तक पहुंच गया। फेफड़े उसको क्या करेंगे? शुद्ध करेंगे, और शुद्ध करने का मतलब है उसमें से CO2 तो निकाल लेंगे और उसमें क्या डाल देंगे? O2। अब जो शुद्ध रक्त है वो वापिस से किस में आएगा? हमारे हार्ट के अंदर आएगा, ह्यूमन हार्ट के अंदर, हृदय के अंदर आएगा, और उसको लाने का काम जो करती हैं वो करती हैं ये वाली दोनों नलिकाएं। इनको कहा जाता है फुफ्फुसीय शिरा, जिसमें से एक तो हो जाएगी दाईं फुफ्फुसीय शिरा और दूसरी हो जाएगी बाईं फुफ्फुसीय शिरा। तो संख्या इनकी कितनी है? 2 है। ठीक है, और ये शुद्ध रक्त को कौन से भाग में लाने का काम करेंगी? बाएं आलिंद में लाने का काम करती हैं। इनकी जब यहाँ पर ओपनिंग होती है तो इनकी ओपनिंग पर कोई किसी तरह के कपाट नहीं पाए जाते। ठीक है, अब अगली बात, इनकी जो ओपनिंग है वो अंदर 4 छिद्रों द्वारा होती है। नलिकाएं तो कितनी आ रही हैं? 2, लेकिन अंदर खुल कितने छिद्रों द्वारा रही हैं? 4 छिद्रों द्वारा खुलेंगी ये। तभी मैंने देखो 1 2 1 2, तो 4 छिद्रों द्वारा ये अंदर आके इसके खुलती हैं। अब ये शुद्ध रक्त जो है वो बाएं आलिंद से आएगा किसके अंदर? बाएं निलय के अंदर। तो जब बाएं आलिंद से बाएं निलय में आएगा तो एक छिद्र द्वारा आएगा, और इस छिद्र पर जो कपाट पाया जाता है उस कपाट को कहा जाता है द्विवलनी कपाट, बाइकस्पिड वॉल्व, या इसका एक और भी नाम है, इसको मिट्रल कपाट भी कहा जाता है, और इसकी शेप जो है वो ऐसी होती है। द्विवलनी कपाट कहाँ पाया जाता है? बाएं आलिंद और बाएं निलय के बीच में पाया जाता है, जो शुद्ध रक्त को बाएं आलिंद से किस में लेके आता है? बाएं निलय में लाने का काम करता है। ठीक बात। अब अपने जानते हैं कि जब रक्त बाएं निलय में आ गया तो बाएं निलय से इस रक्त को हमारे सारे शरीर के भागों तक पहुंचाना है हमारे हार्ट ने, और हमारे हार्ट से इस रक्त को शरीर के सारे भागों तक पहुंचाने वाली जो नलिका है, इसके अंदर से एक जो मेन नलिका निकलती है, इसके कई नाम लिख सकते हो आप। इस कैरोटिको सिस्टेमेटिक चाप, या इसको एरोटा भी कहते हैं। ठीक है, तो ये बाएं निलय से ये जो एरोटा निकल रही है, कैरोटिको सिस्टेमेटिक चाप निकल रहा है, ये आगे डिवाइड हो जाएगा और हमारे शरीर के अलग अलग अंगों तक, अलग अलग भागों तक शुद्ध रक्त को पहुंचाने का काम करता है। ठीक है, अब जब बाएं निलय से रक्त इसमें प्रवेश करेगा तो ये रक्त कहीं वापिस ना आ जाए, यहाँ पर भी इसमें कपाट पाए जाते हैं, उनका भी सेम ही नाम है जो आपने यहाँ पढ़ा था। इनको भी क्या कहा जाता है? अर्धचंद्राकार कपाट कहा जाता है, सेमी ल्यूनर वॉल्व कहते हैं। तो कितने तरह के कपाट पढ़े आपने? सेमी ल्यूनर वॉल्व कहाँ पाए जाते हैं? एक तो फुफ्फुसीय कांड के अंदर जब ओपनिंग होती है जिसकी दाएं निलय में, एरोटा की जब ओपनिंग होती है बाएं निलय में तो वहाँ पाए जाते हैं। थिबेसियन कपाट बताया था कोरोनरी साइनस की दाएं आलिंद में ओपनिंग पर। यूस्टेकियन कपाट सुपीरियर वेना कावा और इंफीरियर वेना कावा की जब ओपनिंग होती है दाएं आलिंद पर तो वहां पर पाया जाता है। तो ये कुछ कपाट हैं जो आपको याद होने चाहिए। ठीक है, अब नेक्स्ट बात, दाएं आलिंद में सुपीरियर वेना कावा की जहां ओपनिंग होती है वहां पर पेशियों से बनी हुई एक संरचना पाई जाती है, गुंडीनुमा संरचना पाई जाती है। इसको कहा जाता है SA नोड। ये जो रेड कलर में आपको दिख रही है ये वाली, इसको बोलते हैं SA नोड, साइनो ऑर्टिक्यूलर नोड। अब इसका क्या काम है SA नोड का? मनुष्य का जो हृदय है वो पेशीजन्य हृदय होता है। पेशीजन्य का मतलब है कि ह्यूमन हार्ट की जो बीट को शुरू करने का काम है वो पेशियों से जनित होता है, पेशियों से उसका उद्भव होता है हार्ट बीट का। तो वो काम करने का जो कार्य है हार्ट बीट को शुरू करने का वो करता है SA नोड। इसलिए इसको ह्यूमन हार्ट का पेसमेकर भी बोलते हैं, हृदय का पेसमेकर भी कहा जाता है। ये इंपल्स उत्पन्न करता है, ये पेशियों से बनी हुई संरचना जो दोनों आलिंदों को संकुचन में क्या करती है? हेल्प करती है, और उन्हीं इंपल्स से दोनों आलिंदों का संकुचन होता है। ये जब अपने कार्डियक साइकिल पढ़ेंगे आगे
तो तब वहाँ भी इसका जो है वो जिक्र करेंगे अपने, तो वहाँ आपको और अच्छे तरीके से समझ आएगा। यहाँ अपने को सिर्फ ये याद रखना है कि सुपीरियर वेना कावा की दाएं आलिंद में ओपनिंग पर एक गुंडीनुमा संरचना पाई जाती है जिसको बोलते हैं एसए नोड, और एसए नोड जो है वो हार्ट बीट को शुरू करने का काम करता है और ये पेशियों से बनी हुई संरचना होती है। ठीक है, ये जो मैंने छिद्र बताया था जिसको अपने क्या बोला था, फोरामेन ओवेलिस, और जब बंद हो जाता है तो फोसा ओवेलिस, और बंद में ये बच्चों में, कुछ बच्चों में आपने देखा सुना होगा कि उस बच्चे के दिल में छेद है, तो वो छेद यही होता है जो ऊतकों द्वारा, टिश्यू द्वारा भर नहीं पाता जन्म के बाद भी, तो फिर इसको डॉक्टर जो है वो आफ्टर सर्जरी के द्वारा इसको क्या करते हैं, फिलअप करते हैं। ठीक है, तो इस छिद्र के पास इस वाले भाग में दाएं आलिंद में ही एक और पेशी से बनी हुई संरचना पाई जाती है जिसको कहा जाता है एवी नोड। ये एवी नोड क्या करता है, देखो ऊपर वाले आलिंदों में जो इंपल्स है उनको पहुंचाने का काम तो किसने किया, एसए नोड ने किया, लेकिन संकुचन सिर्फ आलिंदों ने थोड़े करना है, संकुचन निल्यों ने भी करना है। तो उन आवेशों को, उन आवेगों को निल्यों में पहुंचाने का काम जो है वो कौन करता है, एवी नोड करता है। और ये जो एवी नोड है ये पहुंचाएगा कैसे, अब देखना ध्यान से। सबसे पहले एसए नोड ने आवेग दोनों आलिंदों में फैला दिए, जैसे ही आवेग दोनों आलिंदों में फैले तो उन आवेगों को रिसीव किया किसने, एवी नोड ने। एवी नोड से एक संरचना निकलती है, इस संरचना को कहा जाता है बंडल ऑफ हिज। क्या बोलते हैं इसको, बंडल ऑफ हिज। और ये बंडल ऑफ हिज दो भागों में क्या हो जाती है, विभाजित हो जाती है। ये दोनों बंडल ऑफ हिज जो है, एक तो चला जाता है बाएं निलय के अंदर और एक चला जाता है किसके अंदर, दाएं निलय के अंदर। ये जो ब्लू कलर में दिख रहे हैं इनको कहा जाता है हिज के बंडल। ये हिज के बंडल दोनों निलयों में फैले रहते हैं और ये हिज के बंडल फिर से विभाजित होते हैं। ये वाली जो संरचना है इनको कहा जाता है पुरकिंजे के तंतु। ये जो दोनों संरचनाएं हैं, हिज के बंडल और पुरकिंजे के तंतु, ये एवी नोड से आवेगों को दोनों निल्यों में फैलाने का काम करते हैं ताकि निल्यों में क्या हो सके, संकुचन हो सके। ठीक है, तो इस सिस्टम को एसए नोड, एवी नोड, बंडल ऑफ हिज और पुरकिंजे के तंतु, ये हमारे हार्ट के चालन तंत्र का, कंडक्टिव सिस्टम का, यानी हमारा हार्ट जो काम कर रहा है उसका निर्माण करने का काम करते हैं। और ये भी क्वेश्चन है अपनी बुक में कि ह्यूमन हार्ट में चालन तंत्र क्या है, कंडक्टिव सिस्टम क्या है, तो एसए नोड, एवी नोड, बंडल ऑफ हिज और पुरकिंजे के तंतु, ये हमारे हार्ट के चालन तंत्र का निर्माण करते हैं। ठीक है, ये जितनी बातें बताई गई आपको, ये थी किससे रिलेटेड, ह्यूमन हार्ट की आंतरिक संरचना। अब लास्ट बात, ये जो निल्य हैं इनकी भित्ति जो है वो आलिंदों के कंपैरिजन में मोटी होती है। इसका कारण है इनमें पाई जाने वाली विशेष प्रकार की पेपिलरी पेशियां। इनकी भित्ति जो है उसमें विशेष प्रकार की पेपिलरी पेशियां उबारों के रूप में अंदर की ओर रहती हैं, जिनके कारण इनकी भित्ति जो है, वॉल जो है निल्यों की, वो थिक होती है किसके कंपैरिजन में, आलिंदों के कंपैरिजन में। अब ये जो दोनों कपाट बताए थे मैंने आपको, एक तो त्रिवलनी कपाट जो दाएं भाग में पाया जाता है और इधर द्विवलनी कपाट जो बाएं भाग में पाया जाता है, ये क्या काम करेगा, अपने जानते हैं कि दाएं आलिंद से रक्त को दाएं निलय में आने देता है त्रिवलनी कपाट और बाएं आलिंद से रक्त को बाएं निलय में आने देता है द्विवलनी कपाट। लेकिन ये जो दोनों कपाट हैं कहीं ये वापस ऊपर की ओर ना मुड़ जाएं। ऊपर की ओर मुड़ने से क्या होगा कि जब निलय संकुचन करेंगे, निलय संकुचन होने से रक्त वापस किस में जा सकता है, बाएं आलिंदों में जा सकता है। इनकी गति, इनकी जो दिशा है वो एक ही ओर बनी रहे, इसके लिए इन कपाटों से विशेष प्रकार की संरचनाएं इनको पेपिलरी पेशियों से जोड़े रखती हैं। ये जो रेड कलर में दिख रहा है आपको, इन संरचनाओं को कहा जाता है हृदय रज्जु भी बोलते हैं, कॉर्डी टेंडिनाई भी कहा जाता है। ये हृदय रज्जु या कॉर्डी टेंडिनाई जो है ये क्या काम करते हैं, ये दोनों कपाटों को, त्रिवलनी कपाट को और द्विवलनी कपाट को ऊपर की ओर मुड़ने से रोकते हैं। ये उनकी स्थिति को हमेशा नीचे की ओर बनाए रखते हैं ताकि रक्त ऊपर से नीचे तो आता रहे, नीचे से वापस ऊपर ना जा सके। तो ये जितनी बातें बताई ये थी मानव हृदय की आंतरिक संरचना से रिलेटेड। ठीक है, आई होप ये अच्छे तरीके से आपको समझ आ गया होगा। फिर भी कोई बात जो है अगर ना समझ आई हो तो आप कमेंट बॉक्स में मैसेज करके पूछ सकते हैं। मैं फिर से कह रहा हूँ, ये जो डायग्राम आपके सामने बनाया गया है ये एक हाइपोथेटिकल डायग्राम है जो आपको मानव हृदय की आंतरिक संरचना से संबंधित जितने भी बातें हैं वो याद रखने में हेल्प करेगा।
ठीक है। बाकी आपको इसके नोट्स मिल जाएंगे, उसमें ये जो बातें जितनी बताई गई है ये एज ए सीक्वेंस में लिखी हुई मिलेगी आपको, वहाँ से आप पढ़ोगे और इस वीडियो को देखोगे तो ये इजीली आपके समझ आ जाएगा। ठीक है, मिलते हैं कल नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए थैंक यू।